नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चार खबरों पर विस्तार से नजर और उन खबरों पर ग्राउंड रिपोर्ट। पहली खबर संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। पीएम ने सदन शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत की और विपक्ष को नसीहत दी। दूसरी खबर में बात करेंगे, दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में जांच अब और तेज हो गई है। आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक साथ 10 जगहों पर रेड मारा और इसके बाद यहां पर तलाशी अभियान चलाया। यह छापेमारी पुलवामा, शोपियां और आसपास के कई इलाकों में की गई है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब सरकार ने योगी मॉडल को अपना लिया है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पुलिस एक्शन में है। क्राइम कंट्रोल में पुलिस जुटी हुई, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। साथ ही छपरा में एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। चौथी और आखिरी खबर होगी, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर दोनों तरफ दोनों देशों की सेना में मुठभेड़ हुई है। झंडा फहराने को लेकर हुए विवाद में पाक सैनिकों ने चीनी नागरिकों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। सबसे पहले बड़ी खबर बता दें आपको, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही को विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित करना पड़ा। विपक्ष सदन में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। एसआईआर को लेकर विपक्षी नेताओं ने धरना भी दिया। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर को वापस लेने की मांग भी शुरू कर दी है। तो एसआईआर को लेकर मुद्दा गर्माता जा रहा है, गहमागहमी बढ़ती जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सदन में विपक्ष एसआईआर को लेकर प्रदर्शन करने लगा। सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा, विपक्ष हाल के चुनाव में पराजय की निराशा से बाहर निकले और सदन में मजबूत मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो मैं उन्हें टिप्स देने के लिए भी तैयार हूं कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। पीएम ने कहा, यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। वहीं पीएम के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ड्रामा कौन करता है ये आपको ही पता है। ड्रामा का उपयोग इसलिए करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मुझे आपके पहले वाले राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस से पूरी तरह से अचानक जाने का जिक्र करना पड़ रहा है। मुझे दुख हुआ कि सदन को उन्हें विदाई देने का मौका भी नहीं मिला। फिर भी पूरे विपक्ष की ओर से मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। तो वाद विवाद की स्थिति बनती रहेगी, क्रिया प्रतिक्रिया राजनीति में होते रहेंगे, लेकिन सरकार जो 10 बिल लेकर आने वाली है शीतकालीन सत्र में, उस पर नजर डालते हैं। ये देखते हैं सरकार क्या क्या बिल लेकर आ सकती है। सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी बिल है। एटॉमिक एनर्जी बिल सरकार लेकर आएगी। फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल है, यह बिल सरकार लेकर आने वाली। नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल है, जिसे संशोधित किया जा रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ बिल अमेंडमेंट बिल है, इसे भी संशोधित किया जा रहा है। फिर सिक्योरिटी मार्केट्स कोड बिल है, एसएमसी, ये भी बिल सरकार लाने की तैयारी में है। मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट
बिल सरकार लेकर आएगी जो मणिपुर से रिलेटेड होगा। इसके बाद अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, 131 131वां संशोधन होगा, यह भी बिल सरकार लेकर आई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। री अपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल भी सरकार लेकर आने वाली है इसी शीतकालीन सत्र की अगर बात की जाए। इसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल भी सरकार लेकर आने वाली है इसी शीतकालीन सत्र में। इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल भी सरकार लेकर आने वाली है इसी शीतकालीन सत्र में। तो सरकार की बड़ी तैयारी है, लेकिन क्या ये बिल पारित हो पाएंगे? क्योंकि विपक्ष सदन में बहुत हंगामा कर रहा है। दृष्टि के पास चलते हैं, हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके सीधे उनसे बात करते हैं। दृष्टि, सबसे पहले आज कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ? सदन स्थगित होने से पहले विपक्ष की क्या डिमांड है, सरकार क्या कह रही है और आगे की क्या तैयारी है? देखिए, शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सबसे पहले 10 बजे प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने यही कहा कि नारेबाजी ना करें, नीतियां बनाएं और ड्रामा ना करें, बल्कि डिलीवरी दें। इसी बात को लेकर के जितने भी विरोधी सांसद थे उन सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और उसके बाद जब सदन शुरू हुआ तो लोकसभा में, राज्यसभा में स्वर्गीय अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। सीपी राधाकृष्णन की पहला ये सदन है उनका, पहला राज्यसभा का, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी गई चलाने के लिए। ऐसे में जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, आप अपनी कुर्सी के सीपी राधाकृष्णन जी इस तरफ भी देखें और इस तरफ भी देखें, दोनों को बराबर से देखें, तो इस तरीके से तो सदन अच्छी तरीके से चलेगा। लेकिन जहां तक बात करें विपक्ष की, तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष की काफी गहमागहमी थी। 2 बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, पहले 12 बजे और फिर 2 बजे। तो देखिए, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्षी नेता चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सदन में जब तक आप ऑपोजिशन को लेकर के बातचीत नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे, तब तक सदन हम नहीं चलने देंगे। तो इस चीज को लेकर के एसआईआर पे काफी हंगामा हुआ। लेकिन इसी हंगामे के बीच में लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने तंबाकू प्रोडक्ट्स और उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर सेस लगाना जैसा जो बिल था वो पास किया। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल था और नेशनल सिक्योरिटी जो बिल था उस पर भी सेस बिल था 2025 का, वो पेश किए। और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले पूरे खर्च के रिसोर्सेज जो है वो बढ़ेंगे। ऐसे में मणिपुर जीएसटी विधेयक उन्होंने पटल पर रखा, जिसको कि ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। तो जो 13 बिल है इस बार रखे जाने हैं, उनमें से देखिए 2 बिल को आज पारित कर दिया गया, सेस वाला बिल। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो खासकर मशीनें हैं या उसके प्रोडक्ट्स पर जो सेस लगाया जा रहा है, उसको उससे बनाया जाने वाला जो सामान है उस पर भी सेस का बिल था, वो भी पास किया गया। तो देखिए, इस तरह ध्वनि मत से कुछ बिल पास हो गए। लेकिन देखिए, जहां तक सदन चलने की बात है, 15 दिन का सेशन है, बहुत छोटा सेशन है। सुबह रेणुका चौधरी ने भी यही कहा कि सरकार को क्या डर है, जो महीने भर का जो विंटरकालीन सेशन होता था उसको 15 दिन का कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों गया, ऐसा क्यों किया गया? साथ ही इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि जिस तरह से दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर के हम बात करते हैं और इसके साथ ही हम एसआईआर को लेकर के बात करते हैं, बीएलओ के सुसाइड को लेकर के बात करते हैं, तो सरकार हम पे इससे बात क्यों नहीं करना चाहती? तो कई सारे सांसदों की अपनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी पूरे शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज, जो कि काफी हंगामेदार रहा। हालांकि वॉकआउट जी विपक्ष की तरफ से हमने पिछले 10-12 सालों में देखा है, कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं देखी गई, एलिगेशन की राजनीति देखी गई। मुझे याद है जब सबसे पहले चौकीदार चोर है का नारा लेकर आया गया, फिर राफेल में धांधलीबाजी का एक आरोप लगा, फिर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, फिर महाराष्ट्र में सरकार चोरी का मुद्दा उठाया गया, फिर अब वापस से एसआईआर का मुद्दा उठाया गया। एसआईआर का मुद्दा जबकि बिहार के इलेक्शंस में फेल हो चुका है और उसके इलेक्शन के रिजल्ट भी लोगों के सामने है। मेरा सवाल यह है कि विपक्ष लोगों से जो मुद्दे कंसर्न होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, महंगाई में बहुत सारे ऐसे दाल हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, 300 रुपये किलो करीब पहुंच गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुद्दे उठाए जा सकते हैं, जैसे दिल्ली पोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इन मुद्दों पर बात सदन में क्यों नहीं होती? ये मुद्दा विपक्ष क्यों नहीं उठाता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सेम बात ही कही। उन्होंने भी ये कहा कि राजनीति में नेगेटिविटी जरूरी होती है, लेकिन उसको भी एक हद तक ही रखना चाहिए। आप इस पूरे सदन को एक प्रोग्रेसिव तरीके से देखें, आगे बढ़ने के लिए देखें। जितने नए सांसद यहाँ पर आए हैं उनको भी अपनी क्षमताओं को दिखाने का जनता को मौका दें कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बात को रखें। सदन इसीलिए चलाया जाता है। लेकिन विपक्ष जहां एक तरफ बिहार हार गया है, तो उसका यही कहना है कि उनकी जो खींच है वो इस समय पार्लियामेंट में निकल रही है और
हालांकि लोगों का ये भी कहना है पक्ष की तरफ से कि अब देखिए बंगाल भी हारने वाले हैं, ऐसा कहना था सरकार बीजेपी का, तो उसकी भी खींच अब यही निकालेंगे। तो ये कह करके विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। वही राहुल विपक्ष गांधी सरकार एसआईआर को लेकर भारत के, जोड़ो बीएलओ की यात्रा कर सुसाइड चुके को हैं लेकर दृष्टि। के, उन्हें पता है देश में किन हलकों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ क्या परेशानियां हैं, युवाओं की क्या परेशानी, किसानों की क्या परेशानी, महिलाओं की क्या परेशानी है। अगर वो उन मुद्दों को उठाएंगे, विपक्ष उन मुद्दों को उठाएगा, तो मुझे लगता है ये ज्यादा कंस्ट्रक्टिव राजनीति होगी और लोगों के बीच में विपक्ष की लोकप्रियता जो हाशिए पर है, जो घट रही है, वो बढ़नी शुरू होगी। दृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। टेरर नेटवर्क पर एनआईए ने एक्शन तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर एनआईए एक्शन ले रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूरे देश में इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आतंकी नेटवर्क को क्रैकडाउन करने का एनआईए ऑपरेशन चला रही है और खास करके जम्मू कश्मीर में तो धुआंधार एक्शन का दौर चल रहा है। पुलवामा शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा पड़ा है। आतंकी आरिफ के घर पे भी एनआईए की रेड हुई है। दिल्ली लाल किले में ब्लास्ट के पास जब जांच तेज हो गई है, तब अब एनआईए जम्मू कश्मीर में एक साथ 10 जगहों पर रेड मार कर आज ये ऑपरेशन चला रही है। ये छापेमारी पुलवामा, शोपियां और आसपास के कई इलाकों में की गई है, जिसका मकसद सबूत जुटाना है और ब्लास्ट से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका खंगालना है। जांच एजेंसी ने शोपियां में मुफ्ती इरफान अहमद बागी के घर और पुलवामा में डॉक्टर अदील अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और आमिर रशीद के घर पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी डिजिटल सबूत, दस्तावेज और किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री की तलाश में भी है कि जो भी ग्राउंड एविडेंस मिले, साथ ही OGWs से कनेक्ट को लेकर जो जानकारी मिले कि इनके किन किन लोगों के साथ संपर्क हैं, घाटी में कौन लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं, जम्मू में कौन लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं, इसके अलावा देश में अलग अलग इलाकों में, दिल्ली में कौन लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में कौन लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो पूरे OGWs को क्रैकडाउन करने का ये ऑपरेशन चल रहा है और फ्यूचर प्लानिंग इनकी क्या थी, इसको लेकर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं और बड़े नेटवर्क को क्रैकडाउन किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है और उसको लगातार एक तरह से उस पर एक्शन भी एनआईए का जारी है। यूपी और कई राज्यों में भी एनआईए ने छापेमारी की है। महाराष्ट्र में छापेमारी हुई है, बिहार में कई जगहों पर छापेमारी हुई है, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो अभी तक जो एनआईए का एक्शन रहा है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वो एक्शन किस तरह से अभी तक हुआ है और उसके बाद आपको दिखाएंगे, उसके चलेंगे ग्राउंड पर जानकारी लेने के लिए। जेएनके में एनआईए का एक्शन हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और अलग अलग राज्यों में छापेमारी जारी है। जेएनके में 10 जगहों पर एक साथ आज एनआईए ने रेड की है, तलाशी अभियान चलाया है और OGWs को क्रैकडाउन करने का ऑपरेशन चल रहा है। पुलवामा, शोपियां और आसपास के कई इलाकों में ये रेड मारी गई है, जहां पर एनआईए की टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी। दिल्ली ब्लास्ट में जो भी सबूत हैं उनको जुटाएं, ये मकसद है एनआईए का, केस को मजबूत किया जाए, बड़े नेटवर्क को यहां पर क्रैकडाउन किया जाए। आतंकी संगठनों पर एनआईए अंकुश लगाना चाहती है, उन्हें एक तरह से एक्सपोज करना चाहती है और हर एक गुनाहगार जो दिल्ली के आतंकी धमाके से जुड़ा हुआ है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना एनआईए का मकसद। रमन सैनी इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं ग्राउंड पर। रमन, सबसे पहले तो बताइए कि कहां कहां रेड आज मारी गई है, किन किन जगहों पर, किन किन किसके किसके घरों पर मारी गई है और अभी तक क्या हासिल हुआ है एनआईए को ओवरऑल ऑपरेशन में, अभी तक के ऑपरेशन में दिल्ली ब्लास्ट के बाद। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसकी जांच एनआईए के पास गई और एनआईए अब बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जांच जो है वो पूरे देश के अंदर कर रही है। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के 10 इलाकों में और लखनऊ के एक इलाके में डॉक्टर शाहीन के घर पर जो है वो छापेमारी की गई। डॉक्टर शाहीन के पिता और भाई के साथ जो है पूछताछ किया गया, वहाँ से डिजिटल डिवाइसेज जो है वो जब्त किए गए हैं और आगे की पूछताछ के लिए जब है और जो है वो आगे खंगाला जाएगा। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में देखें तो कुलगांव, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां का जो इलाका है, इन 4 जिलों के 10 ऐसे ठिकाने हैं जिनको एनआईए लगातार सुबह 6 बजे से ही खंगाल रही थी। सबसे पहले मौलवी इरफान अहमद वागे के घर पे टीम पहुंची थी। ये वही मौलवी है जिसका तार जो है वो सीधे तौर पर डॉक्टर अदील के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि अदील के संपर्क में ये मौलवी इरफान था और उस अदील को रेडिकलाइज करने में भी इसी का हाथ बताया जा रहा है। और जो अदील के पास से AK-47 मिली थी उसकी डील भी इसी ने जो है वो आमिर के थ्रू करवाई थी। तो ये सारा जो जानकारी अभी तक पूछताछ में दिल्ली के अंदर एनआईए को मिली है, उसी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। मौलवी हो गया, डॉक्टर अदील हो गए, डॉक्टर मुजम्मिल हो गई, डॉक्टर इसके साथ साथ में आमिर हो गया। तो ये सारे वो
सिरे हैं जिनको जोड़ने की कोशिश जो है वो एनआईए कर रही है, क्योंकि एनआईए अब आगे चार्जशीट इसमें फाइल करेगी, तो उससे पहले वो तमाम बारीकी से जांच करना चाहती है। आज जब मौलवी के घर पे पहुंची या डॉक्टर अदील के घर में पहुंची या डॉक्टर मुजम्मिल के घर में पहुंचे, तो वहां पर उनके घर वालों से पूछताछ की गई, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की बातें अभी तक इन डॉक्टरों ने एनआईए के द्वारा पूछताछ में बताई है, उनको कहीं ना कहीं रिकन्फर्म करने की कोशिश जो है उनके परिवार वालों से की गई है कि क्या ये डॉक्टर सच बोल रहे हैं कि यहाँ पर और कुछ अभी छुपाया जा रहा है जिसका खुलासा जो है होना बाकी है। लेकिन निश्चित रूप में बड़े पैमाने पर वहां पर सीजर जो है वो डिजिटल डिवाइस का किया गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन जो है उनको जब्त किया गया और अब उनका डंप डाटा, जो क्योंकि बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा इनके पकड़े जाने के बाद जिसे डिलीट कर दिया गया होगा, तो उसके डंप डाटा को जो है वो खंगाला जाएगा और फिर ट्रेल देखा जाएगा कि आखिरकार इन लोगों की बातचीत कहां तक हो रही थी। क्योंकि उमर का जब मोबाइल मिला था और उसका डंप डाटा जब खंगाला गया था, तो ये देखा गया था कि किस तरीके से एक अनक्रिप्टेड ऐप के जरिए सीमा पार पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा और जो जैश का मॉड्यूल है उसके साथ लगातार आतंकियों और ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है, कितने लोग हो सकते हैं? तरीके से इसका खुलासा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप में विवेक, ये नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जिस तरीके से इसका खुलासा हुआ है, एक पोस्टर लगने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिवेट हुई और फिर डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल और तमाम वो जो है आतंकी जो इस मॉड्यूल के अंदर, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के अंदर शामिल थे, उनको पकड़ा गया। और अब इसके तार अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया से लेकर कतर और अफगानिस्तान तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान तो इसमें शामिल है ही है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क है जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद डॉक्टर और यहाँ पर उनके मददगार ओजीडब्ल्यू तो शामिल है ही है। देश के कई और ऐसे हिस्से में, जैसे फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी के आसपास में हो गया, या फिर हम देखें नूह में जिस तरीके से गतिविधियां जो बढ़ी थी, या लखनऊ में उनके डॉक्टर शाहीन और उनके भाई को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, तो ये सारे सिरे जो हैं उनको एक एक कर एक धागे में पिरोने की कोशिश जो है वो एनआईए लगातार कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचा जा सके जिसमें ये पता लग सके कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें आखिरकार ये तो पता चल गया कि 6 तारीख को 6 दिसंबर को इन्होंने देश को दहलाने के लिए भारत के खिलाफ ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नजर आता है, जिसके पार्ट थे ये लोग, ये जो अपने देश में बैठकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे या इस नेटवर्क का हिस्सा थे। हालांकि एनआईए क्रैकडाउन कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया जाएगा और इस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का भी खुलासा किया जाएगा। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनआईए की छापेमारी के ऊपर श्रीनगर से भी हमारे संवाददाता नासिर ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। एनआईए की तरफ से आज कश्मीर में 9 जगहों पे जो है तरह तरह की रेड जो है वो चलाई गई। सुबह सवेरे हमने देखा कि पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग की अगर बात करेंगे तो एनआईए की टीमें वहां पे पहुंची। डॉक्टर मुजम्मिल का घर खंगाला गया, उसके साथ डॉक्टर उमर और डॉक्टर अदील का घर। अभी अगर देखा जाएगा पिछले 8 घंटों से डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे, जो पुलवामा का रहने वाला है, उसके घर पे जो है छापेमारी। ये डॉक्टर मुजम्मिल वही है जो दिल्ली ब्लास्ट में मास्टरमाइंड माना जाता है और तमाम तक चीजें जो है वहाँ पे खंगाली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात वो रिकवर की गई है, या उसके आसपास जो रहने वाले या उसके दोस्त जो है उनसे जो है उनको डिटेन किया गया, उनसे क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए दिल्ली ब्लास्ट का खुलासा श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन से हुआ, जब नौगांव के इलाके में जैश मोहम्मद के पोस्टर 16 और 17 अक्टूबर को लगाए गए। उसके बाद डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन जो जैश मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं, और एनआईए की तरफ से आज कश्मीर में छापेमारी हो रही है। अभी भी डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे छापेमारी हो रही है, उनसे उनकी फैमिली से जो है पूछताछ हो रही है और कुछ ऐसे दस्तावेज वहां से रिकवर किए गए जिससे और नेटवर्क जो और खुलासा जो है आने वाले समय में हो सकता है। अभी जो है रेड्स वहां पे बिल्कुल जारी है और तमाम तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या घर वालों के फोन भी खंगाले जा रहे हैं। आदिल का कमरा जहाँ पे आदिल रहता था वो कमरा भी खंगाला गया है, वहां पे कुछ डायरीज और उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो रिकवर किए गए हैं। इन्हीं के लिए नासिर खान, श्रीनगर। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। सांबा में मिला है सफेद संदिग्ध बॉक्स, अब इसकी जांच की जा रही है। मौके पर पहुंच गई पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड की टीम। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। इलाके में अब सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये संदिग्ध एक बॉक्स पाया गया इलाके में। सांबा से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। उसके बाद इलाके में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ बैटरी इसमें आप देख सकते हैं, वायर कनेक्ट किए हुए हैं, कुछ एक्सप्लोजिव जैसा कुछ लग रहा है। हालांकि इसे शायद अब डिफ्यूज कर दिया गया है और बाकी अपडेटेड जानकारी ली जा रही है।
चलते हैं बिहार। बड़ी खबर है, बिहार में सरकार का योगी मॉडल सामने आया है। पुलिस और अपराधियों के बीच छपरा में मुठभेड़ हुई है। शिकारी राय से मुठभेड़, पुलिस की गोली से शिकारी राय घायल हो गया और अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन भी लिया जा रहा है। बिहार में योगी मॉडल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, नई सरकार बनने के बाद बिहार सरकार ने योगी मॉडल को अपना लिया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बता दें, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास आया है और सम्राट चौधरी एक्शन में है। पुलिस एक्शन में, क्राइम कंट्रोल में जुट गई है पुलिस। अपराधियों को पकड़ने में जी जान से लगी है। इसी कड़ी में छपरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की बड़ी घटना सामने आई है। बिशनपुर के पास छापेमारी के दौरान कुख्यात अपराधी शिकारी राय ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पुलिस का एक जवान घायल हो गया। जवान को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इधर पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शिकारी राय को गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके साथ ही अलग अलग शहरों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। अपराधियों की संपत्ति को पुलिस और प्रशासन ध्वस्त कर रही है। ये अभियान बिहार में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है, यानी कि नई सरकार बनते ही सरकार एक्शन में आ गई। तो अभी तक क्या एक्शन हुआ है, कैसे एक्शन की तैयारी की जा रही है, आइए नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक्शन शुरू किया गया। अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि 2017 में जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, तो जिस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पर चीजें बदली थी उत्तर प्रदेश में, वैसे ही अब बिहार में दिख रहा है। बिहार में एक अपराधी है शिकारी राय, उससे पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस का एक जवान घायल हो गया। शिकारी राय ने अचानक पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद फायरिंग में पुलिस का जवान घायल हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय गंभीर रूप से जख्मी है, उसे भी अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और ये अपराधी जो है वो पुलिस की गोली का शिकार बन गया। यानी कि सीएम योगी के मॉडल के ऊपर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की तैयारी। इस साल हमने कई घटनाएं बिहार में ऐसी देखी, जिसमें हमने देखा कि लगातार जो है वो तस्वीरें सामने आई जब लॉ एंड ऑर्डर को अपराधियों ने चैलेंज किया। अपराधियों ने लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से चुनौती दी। उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी तो अपराधियों पर एक्शन शुरू कर दिया गया। एक तरफ बुलडोजर जो है वो चलानी शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल और दूसरी तरफ अपराधियों का एनकाउंटर। शिवम हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शिवम, ये वही दौर नजर आता है जब 2017 में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई और अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद शुरू की गई, और 2025 को अगर रिव्यू किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज रहा है बिहार में, बिहार पुलिस के लिए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इशू जरूर रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिला कि जब भी विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया कि भाई अपराधी इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, खुलेआम उनके आप वीडियोस दे सकते हैं कैसे एक हॉस्पिटल में जाके किसी को वो मार देते हैं, फिर किसी व्यापारी की हत्या हो जाती है, तो ये लगातार वो मुद्दा था जो चुनावी मुद्दा भी बना। लेकिन एक चीज का क्रेडिट जो एनडीए सरकार को जाता है कि वो एक्शन जरूर लेती है। वो कहते हैं घटना घटी है, हाँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर की जरूर है, लेकिन कार्रवाई भी हुई है जो पहले कार्रवाई नहीं होती थी। अब ये बिल्कुल योगी मॉडल, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि भाई स्टार प्रचारक के रूप में और जो प्रचार धुआंधार जो किया गया, किसके द्वारा किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, और उनको देखने लाखों की भीड़ हर बार जुटती थी और उनको सुनने लोग जरूर आते थे, उनके नारे बड़े फेमस होते थे। लेकिन अब हमको यह भी समझना होगा कि गृह मंत्रालय किसके पास है और ये एक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ये जो जितने भी एनक्रोचमेंट की बात है उनको हटाने की, पूरे प्रोसेस की तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर जो है वो पटना की राजधानी, देखिए राजधानी की तस्वीरें जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, और आज की भी खबर आपको बताएं कि एक्शन लगातार जारी। 9 टीमें इसमें जो है वो इसमें थी, और ये कि भाई पहले वार्निंग भी दी गई बाकायदा, उसके बाद भी अगर किसी ने नहीं हटाया तो फिर उसके बाद जुर्माना भी लगाया गया है। बिल्कुल, जुर्माना और अतिक्रमण हटाने की तैयारी और ये कवायद जो है इस वक्त चलाई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं और अपराधियों पर कंट्रोल कसने की भी तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है, चीन और पाकिस्तान में लड़ाई हो गई है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल है, तेजी से वायरल है। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर से दोनों देशों की सेना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चीनी नागरिकों ने बॉर्डर पर 5 स्टार वाला झंडा लहराने की कोशिश की, जिसे लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने चीनी नागरिकों को बुरी तरीके से पीटा है। सेना को इसके बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद सेना के साथ भी चीनी सैनिकों के साथ पाक सैनिकों की भिड़ंत हो गई।
他们来这么来对付我们。我站这里，这里是你们地盘吗？打中国人！开打中国人！你打他干什么呀你？哎，你打他干什么呀你？哎，你还想打什么？你还想？ नासिर हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नासिर, ये लड़ाई किस जगह पर हुई है, किस इलाके में हुई है और लड़ाई की वजह क्या थी? बिल्कुल देखिए विवेक, ये लड़ाई जो है कल पाकिस्तान और चाइना के बीच जो बॉर्डर है खुंजार पास के एरिया में, वहां पे ये लड़ाई जो है कल देर रात हुई है। कल दिन में जो लड़ाई हुई उसका वीडियो जो है बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे वायरल ये बताया जा रहा है कि वहां पे चीनी नेशनलिस्ट जो है उन्होंने 5 स्टार फ्लैग होस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लगातार उनके पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान की पुलिस जो है उन पर उमड़ पड़े और उनको जो है वहां पे मारा पीटा गया। हमने देखा लगातार पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो थी, जो तालमेल था उसमें खलल जो है डाली गई है, क्योंकि हमने देखा लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है नापाक कोशिश है वो की जा रही है। चाहे हमने BLA की बात करें, BLF की बात करें, या पाकिस्तान ने चाइना से $30 बिलियन का जो कर्जा लिया है, उसके बाद हमने देखा ये तस्वीरें वहां से सामने आई जहां पे चाइना का बड़ा सीपैक जो है इसके नजदीक एरिया में पड़ रहा है। सीपैक जो उनका वहां पाकिस्तान में चल रहा है कि वहीं पे ये लड़ाई जो है कल हुई। हम इससे पहले भी हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान और चाइना के बीच में अनबन हुई थी, वहां पे भी लड़ाई हमें देखने को मिली। लेकिन कल जो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस जब ग्राउंड में आई, उन्होंने भी जो है चाइना के नेशनलिस्ट जो वहां पे है लोग जो थे उन पे उमड़ पड़ी और उनको जो है मारपीट किया गया। बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वायरल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पे चाइना के लेबर्स काम कर रहे हैं सीपैक उस पे भी हमने देखा कि कल वहां पे भी जो है आपस में वहां पे भी लड़ाइयाँ हुई है। लेकिन ये वीडियो जो है चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, खास करके जब से अमेरिका ने पुचकारा है पाकिस्तान को, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। ये हालात लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं दोनों देशों के बीच, और मुझे लगता है पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसके टेरिटरी से अब निकल जाए, चाहे पाकिस्तान से वो बाहर चला जाए, और उसके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन है वो भी मुझे लगता है अब पाकिस्तान डकारने के मूड में होगा। बिल्कुल देखिए विवेक, रिलेशंस की आपने बात की, हमने रिलेशंस जो देखे थे पहले पाकिस्तान और चाइना के कैसे थे। पहले पाकिस्तान जो है चाइना की बोली बोल रहा था, चाइना जो है पाकिस्तान की बोली बोल रहा था। लेकिन आज अगर देखा जाएगा बिल्कुल पाकिस्तान ने यूटर्न लिया है। जब से मुल्ला आसिम जब USA चले गए, अमेरिका चले गए, उसके बाद उसकी बोली जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। उनकी आदत ही है पहले कर्जा लेना, उसके बाद उस कर्जे को वापस नहीं लेना। लेकिन चीन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने जो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक खंगाला हुआ मुल्क है, भिखारी जैसा मुल्क है। उनका यही पाकिस्तान के पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है और चाइना के पास भी विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। या तो चाइना पाकिस्तान से लड़े, लेकिन एशिया के टेरिटरी में अगर उसको भारत को दबाना है या फिर कंट्रोल करना है या फिर प्रेशराइज करना है तो उसे पाकिस्तान का साथ किसी भी कीमत पर चाहिए। तो ये चीन के लिए भी बड़ी दुराहे वाली स्थिति कि अपने लोगों की पिटाई का बदला वो कैसे लेता है, अपने सैनिकों की मार का बदला कैसे लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। नासिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब आप सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।